करने से पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा देते हैं। तो ठीक है। दो का रेशियो रख लेंगे, 2 और 3 रखेंगे। ठीक अभी है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 लेक्चर रखेंगे। पेपर कब होना है फिर इसके बाद? सर इसमें ठीक है, तो सॉलिड, सर इसमें सर इसमें सॉलिड स्टेट भी कह रहा है। अच्छा ठीक है। पेपर कब होना है? तो 6 तारीख को है सर। 6 तारीख को जिस हिसाब से सिलेबस जा रहा है। तो सॉलिड स्टेट में पूरा लिखा है? लिखा तो पूरा है सर, लेकिन आएगा। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पूरा लिखा है? हाँ पिछले सर। वाले में सर आप बोलते कि इफेक्टिव नाम का सवाल आएगा, आया ही नहीं था। एक यस आया सर। तो हाँ सर, सवाल नहीं, ववाल नहीं ढूंढते था रह गए सर, सर, आप बोले थे कुछ सर, छोड़ सवाल ही नहीं दिए। था। सर जो ग्रुप पे आया है क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, और जो पेपर में आया था उसमें कुछ क्वेश्चंस में अंतर है। यस सर। पता नहीं था हमको, जो ग्रुप में मिला था तो मेरे पास जो क्वेश्चन। यस सर। सर जो सबसे लास्ट क्वेश्चन भी था केमिस्ट्री का, तो वो भी पेपर में दूसरा आया था और सोल्यूशन में दूसरा है, पर सर आंसर दोनों का सेम इंटीजर टाइप है तो सेम ही। पता नहीं, तो हो सकता है इसके सर बाद। क्वेश्चंस भी कुछ कुछ अलग है। मैथ्स में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अलग ही है, वो एकदम जो आया सर ही नहीं था। JP2 वालों का भी यही सिलेबस था तो उनका आ गया होगा। अनुपम में ये सारे क्वेश्चंस थे। अनुपम का कितना मार्क्स आया था? तो उसका 166 167 था कुछ। देखो कितना, मतलब अभी तुम लोग कितना अच्छा कर रहे हो फिर तो। सर देखा जाए पिछला तो। इसका ये उसका ये वाला खराब हो गया। पिछले वाले में 267 कुछ था, ओके, ये तो खराब होता कर है। दो। तब ज्यादा था उसका फिर। पिछले वाले में आप लोगों का कितना था? 267, मतलब जेई एडवांस वाले पेपर में। हाँ सर। तो आप लोगों का कितना था हाईएस्ट? कम था ना? 224। 224 हाईएस्ट था। ओके, चलिए उसका दिक्कत नहीं था, वो होता है। तो इसमें उसका कैसे गड़बड़ा गया 11th के चक्कर में? लापरवाही कर दिया था। नहीं, पेपर थोड़ा सा इधर उधर रहा होगा, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का है तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए, तो पिछले क्लास में EAN रूल पढ़ाया गया था, उसमें कोई डाउट था क्या? उस दिए थे होमवर्क भी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में C3, पार्ट 2 में C1 C2 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सेकंड। कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? चलिए देखिए एक बार फिर। सर ये अगले टेस्ट में सर आयनिक आ रहा है तो, और एडवांस का भी है तो सर आप लोग मतलब आयनिक पढ़ाए नहीं सर पूरा अभी? हाँ का सर। हो गया था तुम्हारे में? उत्साह न बोल रहे हो? हाँ सर। सर आयनिक वाला एडवांस नहीं हुआ था। एडवांस एडवांस नहीं हुआ। में हुआ था। जो पार्ट 1 में था आयनिक लेवल 1 था और आयनिक लेवल 3 था, उसमें हो गया था। 2 में थोड़ा सा बाकी था। 2 में हम बोले भी थे थोड़ा सा बाकी है। 1 वाले में तो पूरा हो गया। तुम एडवांस अब 1 हो गया था सर, 1 तो हो गया सर, 1 बना दिए थे। आयनिक 1 हो 2 गया और था। 3 2 हो बता गया रहे था। सर। 2 वाला 3 थोड़ा सा सर, बाकी था। 3 भी हो गया था सर, 3। 3 हो गया था, हाँ 3 हो गया था, एडवांस तक हो गया था वो। 3 1 और 3 एडवांस तक हो गया था। 2 में बहुत थोड़ा सा बाकी था वो। थोड़ा सा एडवांस में जैसे पॉलीएटॉमिक वगैरह नहीं पढ़ाए थे हम उसमें, वो पढ़ाना था बस। तो वो थोड़ा सा बाकी था, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं था वो। तो उतना नहीं आता है एडवांस। जो मेंस वाला पैटर्न है ना, उसमें एडवांस का 1 वाला पार्ट मोस्ट कंप्लीटेड। ऑफ सवाल सर इसी कहते हैं, आने के 3 के सर सॉल्युबिलिटी वाली।
सॉलिबिलिटी वाला तो पूरा पढ़ाया हुआ है उत्साह, सॉलिबिलिटी वाला पूरा पढ़ाया हुआ हाँ है। सर, मैं वो उसकी वो एडवांस का जो भी होगा ना सर, उसमें बोल रहा था। एडवांस वाला नहीं पढ़ लेना आप, क्वेश्चन लगा सकते हो, उसका डिस्कशन नहीं हुआ था शायद, तो डिस्कशन हो सर जाएगा। सॉलिबिलिटी का कुछ सवाल नहीं बनते सर, एकदम ऐसा रहेगा कि एडवांस टाइप की, जैसे कि कोई Ag2CO3 को से रिएक्ट करे तो वो एक तो आप सवाल भेजिए सर, होगा बता दीजिएगा। अरे तुम भेजे हो, हाँ देख लेंगे एक बार, ध्यान नहीं दिए होंगे हम ज्यादा। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन हाँ हाँ, हमारे वो फंसा दिया। तो सॉलिबिलिटी वाला तो मैक्सिमम चीजें पढ़ा तो दिया। 3 सवाल ऐसे सर, पता नहीं क्या अप्रोच रखे। चलिए देख लेंगे एक बार, हम इतना बता सारा बन गया तो बस 3 सवाल बस बचा, तो वही आपको भेजेंगे, देख लीजिए बता दीजिए सर पढ़ाई। जरूर बता देंगे, जरूर बता देंगे, तो देख के बता देंगे। और सॉलिबिलिटी वाला क्वेश्चन में जो थ्योरी है ना, वो लगभग उतना दिया हुआ है आपको। ऐसा उतना आप दिए हैं वो और पता है, पिछले बार जब हमने J1 के बैच में, तो हमने पूरा डिस्कस भी करा था। ऐसा हम लोग डिस्कस किए हाँ थे, सर, हुआ था 8 डिस्कशन। बच्चे थे डिवीजन का में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन सर में आप हुआ पढ़ाई था। चलो फिर अब आज कौन सा थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी पढ़ना है ना। सर बोलना। नेक्स्ट हेडिंग दो, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी में आप लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स, ऐसे लिखिएगा। देखो वर्नर्स की जो कहानी है ना, वो बॉन्डिंग का इनिशियल जब शुरू हुआ था, बॉन्डिंग की बातें जब शुरू हुई थी, तब वर्नर्स की कहानी आई थी, ठीक है। तो मतलब इनिशियल स्टेट है ये, मान के चल सकते हो, बॉन्डिंग का इनिशियल स्टेट है वर्नर्स। यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स सेंट्रल मेटल एटम हैज, central metal atom has two type of valency, two type of valency. According to Werner, central metal atom has two type of valency, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास दो तरह का वैलेंसी होता है, ठीक है, ओके, क्लियर है। सर दो तरह की वैलेंसी बताया गया है, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर्स के बेसिस पे सेंट्रल मेटल एटम का दो तरह की वैलेंसी होती है, फर्स्ट प्राइमरी होता है और सेकेंड सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो फर्स्ट लिखिएगा प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट लिखिएगा प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है इसको समझाते हैं, ठीक है, इसको बहुत आसान है ये। प्राइमरी वैलेंसी में लिखिएगा इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आया तो प्राइमरी वैलेंसी भी 2 ही आएगा, 3 आया प्राइमरी वैलेंसी 3 होगा। अब इसके बाद लिखिएगा इट इज सेटिस्फाइड बाई, इट इज सेटिस्फाइड बाई, इट इज सेटिस्फाइड बाई, So satisfied? हाँ सेटिस्फाइड ऐसे होता है ना, Yes, sir. हाँ सेटिस्फाइड बाई एनायंस, एनायंस के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। जैसे एनायंस इसलिए ना क्योंकि एनायंस के कारण ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, एनायंस के कारण ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। और इट इज सेटिस्फाइड एनायन आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो यहाँ पे एक बात और बोला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, ये सेटिस्फाइड होता है एनायंस के द्वारा आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है ये बात? और इसके बाद सर क्लियर। पॉइंट और लिखिएगा, इट इज आयोनाइजेबल। जो आउटसाइड वाला होता है वो क्या होता है? आयोनाइजेबल होता है ना। इट इज आयोनाइजेबल, इट इज आयोनाइजेबल, और इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करना है। इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, ऐसे लाइन से डिनोट करना होता है। तो ये है प्राइमरी वैलेंसी की कहानी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस। ये एनायंस के द्वारा सेटिस्फाइड होगा जो आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। जो आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ये आयोनाइजेबल होगा, क्योंकि आउटसाइड वाला क्या होता है? आयोनाइजेबल होता है। इसको डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह से डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। क्लियर है बात? प्राइमरी वैलेंसी समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। प्राइमरी वैलेंसी। सर अगर बाहर कोई एनायन ना हो तो बाहर एनायन होगा, अभी बताएंगे। अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे बोला है, अभी समझाएंगे हम आपको, ठीक है? अभी आप परेशान मत होइए। अगर कोई एनायन नहीं होगा तो उसका कुछ उपाय होता है, तो बताएंगे अभी आपको। लेकिन अभी प्राइमरी वैलेंसी इतना समझिए। प्राइमरी वैलेंसी अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसका प्राइमरी वैलेंसी होता है, ठीक है? और आपने जो पूछा कि सर अगर प्राइमरी कोई एनायन नहीं होगा तो सर प्राइमरी वैलेंसी हम क्या जीरो बोलेंगे, जैसा आपका क्वेश्चन है, तो उसको हम जस्ट अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अभी पूरी बातें हुई नहीं। ठीक है सर, ठीक। तो इतना अभी लिख लो। अभी उसके बाद अगला पार्ट है सेकेंडरी वैलेंसी। अगला पार्ट है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी में क्या लिखोगे? इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन coordination number of central metal atom. Coordination number, coordination number of central metal atom. It depends on coordination number of central metal atom. It is satisfied by, it is satisfied by ligand. इसके द्वारा satisfied होगा ligand के द्वारा ना। coordination number ligand से ही निकलता है। तो लिगेंड कैसा हो सकता है? एनायनिक भी हो सकता है, लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, लिगेंड कैटायनिक भी हो सकता है। ये सब के द्वारा सेटिस्फाइड होता है सेकेंडरी वैलेंसी। और आपको पता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉन आयोनाइजेबल। इट इज नॉन आयोनाइजेबल। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by solid line. It is denoted by solid line. Secondary valency में it depends on coordination number of central metal atom. It is satisfied by ligand, anionic, neutral and cationic. It is non-ionizable. It is denoted by, इस तरह का solid line से denote करना है। solid line से आप क्या करना है? denote करना है। ये non-ionizable होता है, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। इसको लिख लो पहले आप। कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आ रहा है? प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी फिर से बता दीजिए। हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी में मैंने ये बोला बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी में मैंने ये बोला है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होता है वही सेकेंडरी वैलेंसी होता है। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, और ये लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। जैसे लिगेंड एनायनिक हो, न्यूट्रल हो, कैटायनिक हो, और ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। जैसे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वही हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होगा, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होगा। बात समझो, समझ में आ रहा है बात? प्राइमरी वैलेंसी किसको कहना है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी वैलेंसी है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेकेंडरी वैलेंसी। दो ही तरह की वैलेंसी होती है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो ही तरह का चीज होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी के लिए होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। तो एनायनिक लिगेंड हो सकता है, न्यूट्रल कैटायनिक हो सकता है, ये नॉन आयोनाइजेबल होगा। इट इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन। इट इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर सर।
समझ में आ गया सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी? ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए यस सर क्लियर। अब आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, आपको ले चलते हैं आगे। तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की कहानी हो गई। तो देख लो यहाँ पे, इसको लिखने के बाद अब एक बात वर्नर्स के बेसिस पे एक बात कही गई थी कि हर सेंट्रल मेटल एटम का एक फिक्स नंबर में सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो आप लिख लीजिएगा, इच सेंट्रल मेटल एटम हैज, ये वर्नर्स की कहनी कहा हुआ है, इस सेंट्रल मेटल एटम है, इच सेंट्रल मेटल एटम हैज fixed number of secondary valency. Each central metal atom has fixed number of secondary valency. Fixed number of secondary valency. Each central metal atom has fixed number of secondary valency. हर प्रत्येक सेंट्रल मेटल एटम का एक फिक्स नंबर में सेकेंडरी वैलेंसी होता है, एक फिक्स नंबर में सेकेंडरी वैलेंसी होता है। क्लियर है? क्लियर है बात? मैंने बोला था कि अगर प्राइमरी वैलेंसी +2 वाला है, प्राइमरी वैलेंसी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो उसका सेकेंडरी वैलेंसी इसका डबल होता है, 4 होता है। जैसे आपका अगर मान लो Fe+2 है, या फिर आपका Mn+2 है, Pt+2 है, Ni+2 है, इन सब के लिए सेकेंडरी वैलेंसी 4 बोला जाता है। इन सब के लिए सेकेंडरी वैलेंसी, ये रफ आइडिया है, ये बहुत हद तक सही भी है और बहुत हद कुछ में गलत भी है। मतलब ये 95% में सही है, लेकिन 5% में गलत भी है कि प्राइमरी वैलेंसी +2 है, तो मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा जाता है कि अगर प्राइमरी वैलेंसी +2 आया तो सेकेंडरी वैलेंसी +4 आएगा, और अगर प्राइमरी वैलेंसी +1 आया तो देखा जाता है कि सेकेंडरी वैलेंसी उसका डबल 2 आता है। जैसे Ag+ आया, Ag+ खास करके गोल्ड+ आया, चाहे इस तरह की कोई बातें हो, तो इनमें ज़्यादातर सेकेंडरी वैलेंसी 2 होता है। और अगर प्राइमरी वैलेंसी 3 हो, +3 हो या फिर +4 हो, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो 6 होता है। जैसे कोबाल्ट +3, जैसे आयरन +3, जैसे आप यहाँ बोल सकते हो निकेल +4, प्लेटिनम +4, इन सब की सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। ये वर्नर्स ने बोला था, लेकिन ये हद 95% पे सही बैठता है। 95, जैसे हमने एक बार बोला था आपको, जब हम कोऑर्डिनेशन का नेमिंग कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि बताए थे ओके हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक बार बोला था जब मैं आपको IUPAC नेमिंग बता रहा था, तो मैंने यही थ्योरी की बात करी थी आपसे। मैंने बोला था कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो रफली हम ये ले सकते हैं, रफली। और ये बातें 95% के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सही है, 95% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सही है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? तो सेंट्रल मेटल एटम है फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, और ये कुछ बातें जो वर्नर्स ने कही है, रफली ये सही है, रफली सही है। ऑलवेज तो ट्रू नहीं हो सकता, अब ये ऑलवेज तो नहीं कह सकते। जैसे आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें दिया और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए +3 है और उसका सेकेंडरी वैलेंसी 4 दे दिया, तो ये मत कह दीजिए गलत हो गया। ये तो आप नहीं कह सकते गलत है, ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए। तो ये बेसिस ये है कि बहुत सारे कंपाउंड देखे गए, वर्नर्स ने बहुत सारे कंपाउंड को देखा, और उसे देखने के बाद उन्होंने जो कंसेप्ट सोचा कि हर एक की जो प्राइमरी वैलेंसी आ रही है और सेकेंडरी वैलेंसी जो आ रही है वो प्राइमरी वैलेंसी का डबल आ रहा है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी बना दी कि हर एक की प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का रेशियो 1/2 के रेशियो में लगभग रहता है। ऐसा उन्होंने सोचा और उसके बेसिस पे बनाया। तो ये 95% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सही बैठा, 95% हम सही है, जितना प्राइमरी वैलेंसी उसका डबल सेकेंडरी वैलेंसी। ये बात समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर हो गया। अब एक कॉम्प्लेक्स उन्होंने लिया और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला। देखो, एक उन्होंने कॉम्प्लेक्स लिया ऐसा, उन्होंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स लेकर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला। जैसे उन्होंने लिया है कॉम्प्लेक्स COCl3XNH3, अपने हिसाब से लिया उन्होंने COCl3XNH3, फिर उन्होंने इसको कैटेगराइज करा। देखो ऐसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन्होंने लिया इस तरह से, और उन्होंने कहा कि पहले एक COCl3 ले लो,
और यहाँ पे अमोनिया के नंबर्स चेंज किया गया, 6NH3 ले लो। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि COCl3 ले लो और 5NH2 ले लो, NH3 ले लो। फिर उन्होंने सोचा कि एक ऐसा भी ले सकते हैं COCl3 और 4NH3। और फिर उन्होंने सोचा एक लास्ट, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो 6 तक रखने के लिए उन्होंने ये 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सोचा, COCl3 3NH3 NH3 ना, ये 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सोचा। देखो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है। क्यों प्राइमरी वैलेंसी 3 है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। देखो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कॉम्प्लेक्स लें जिसमें 6 अमोनिया हो, 5 अमोनिया हो, 4 अमोनिया हो और 3 अमोनिया। इससे तो कम ले ही नहीं सकते थे, 2 अमोनिया नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी फिर 5 ही हो पाता, कम से कम 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे 6 बन जाएगा, 7 है तो 6 बनाया जा सकता है, 8 है तो 6 बनाया जा सकता है, 9 है तो 6 बनाया जा सकता है, लेकिन 5 को 6 कैसे बनाओ, है या नहीं? तो इसी तरह का यही 4 कॉम्प्लेक्स ले सकते थे कि नहीं, बताओ मुझे एक बार बताओ। अगर मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया COCl3 XNH3 तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया, तो COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3 और COCl3 3NH3। क्लियर है? तो ये कुछ बातें लिखी गई है, पहले इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर नहीं आ रहा सर। आ गया सर। अच्छा नहीं आया? सरल सरल है। मैंने नहीं आया सर। देखो अभी थोड़ा सा भी आ क्या गया। सर किसकी वाला हमको? अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको फिर से समझाता हूँ। देखो पहले तो आप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को समझो। प्राइमरी और हाँ सेकेंडरी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने नहीं बोला सर कि आ जितने भी ऑर्गन्स ने कहा कि इस सेंट्रल मेटल एटम है फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी के बेसिस पे सेकेंडरी वैलेंसी को डिसाइड करा। जैसे मान लो प्राइमरी वैलेंसी 3 आया तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगा, प्राइमरी वैलेंसी 2 हाँ आएगा तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 आएगा। ऐसा एक सर, ऑब्जर्वेशन, तो वही सोच के यहाँ पर भी हम लोग यही कर रहे हैं ना सर। वही यही सोच के कर रहे हैं ना। जब वर्नर्स की बातें हाँ हैं सर। तो अपनी बात तो सही मान के चलेंगे ना। हाँ सर। प्राइमरी वैलेंसी 3 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा, ये बात पता चल गया। अब ये XNH3 लिया हुआ है तो XNH3 का मतलब क्या होता है कि हम 6NH3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ये 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकता है ना, यही 4 बनेगा। हाँ सर। COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4 है। ये 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन्होंने ऑब्जर्व करा, सोचा कि ऐसा ले सकते हैं। जैसे मुझे सेकेंडरी वैलेंसी 6 रखना है तो मैं 6 अमोनिया रखकर 3 क्लोरीन बाहर रख दूंगा, 5 अमोनिया रखकर 1 क्लोरीन अंदर कर लूंगा और 2 क्लोरीन बाहर कर दूंगा, 4 अमोनिया रखकर 2 क्लोरीन अंदर 1 क्लोरीन बाहर कर दूंगा। और एक बार ऐसा करूंगा कि कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं रखूंगा। जैसा कि बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा भी था हमसे कि सर कोई भी एनायन बाहर नहीं होगा तो सर क्या रिजल्ट होगा, ऐसा ही आपने पूछा था मुझसे। तो मैं Yes, ये एक ऑब्जर्वेशन दिखा, देखो ये कोई अपनी चीज नहीं है, ये तो आप देखो, ये आपको सोचना नहीं है कि आपको 6 अमोनिया लेना है, कितना लेना है, वो सब सोचना नहीं है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो आपका सोच नहीं है। मैं आपको एक सीधा सा बात बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास प्राइमरी वैलेंसी 3 है तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। और हाँ अगर सर ठीक है। ये 4 कंपाउंड उन्होंने लिया, ये 4 लिया, उन्होंने खुद से लिया। अब उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखो कैसे उन्होंने सोचा इस कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने इसको बनाया CONH3 6 बनाया और तीनों क्लोरीन को बाहर रखा। ओके, दूसरे वाले में जब कंपाउंड बनाया तो उन्होंने बनाया CONH3 5, एक Cl को अंदर करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है। दूसरे को ये बनाया, ये फर्स्ट को बनाया, इन्होंने सेकेंड को बनाया, थर्ड को क्या बनाया, देखो CONH3 4 बनाया, बनने का ही बनेगा। Cl2 एक Cl को बाहर किया और ये थर्ड आया CONH3 थ्राइस Cl3 और ये क्या आ गया, 4 आ गया। 1 2 3 4 आ गया ना, 1 2 3 4। देखो अब एक पहला हुआ, तीनों Cl बाहर, 2 Cl बाहर, 1 Cl बाहर और एक भी Cl बाहर नहीं है। ये 4 ऑब्जर्वेशन लिया। अब आप देखो पहले में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, दूसरे में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तीसरे में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 ही है और चौथे में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 ही है। ये मानते हो आप? बोलो पहले इतना बताओ। यस सर। हाँ क्योंकि सर। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इसकी भी प्राइमरी वैलेंसी अगर बोला जाए तो 3 ही है, इसकी भी प्राइमरी वैलेंसी बोला जाए तो 3 ही है, इसकी भी प्राइमरी वैलेंसी बोला जाए तो 3 ही है
और इसकी प्राइमरी वैलेंसी बोला जाए तो 3 ही है। ये बात तो एकदम सत्य है, ये सत्य है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन कहानी में कुछ अलग हो गया। ये सिर्फ तीनों जो है, तीनों एनायन बाहर है, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी 3 है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर है, 1 क्लोरीन अंदर चला गया। इसका मतलब 3 क्लोरीन के कारण ये 3 प्राइमरी वैलेंसी था। बात तो सही है ना, 3 ही क्लोरीन के कारण प्राइमरी यस वैलेंसी। सर। यस यहाँ सर। पे देखो, 1 क्लोरीन को अंदर लिख लिया आपने, इसका मतलब क्या हो गया, 1 क्लोरीन एक्ट एज प्राइमरी तो है ही, प्राइमरी तो भाई होगा ही, अरे वो क्लोरीन तो प्राइमरी है ही, लेकिन ये दोनों तरह से एक्ट कर जाएगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया है ना। देखो क्लोरीन, यस सर। जो 3 क्लोरीन था वो प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट था, लेकिन 1 क्लोरीन को उठा के कहाँ रख दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इसका मतलब 1 क्लोरीन एक्ट एज प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, यस दोनों सर। तरह से एक्ट कर जाएगा। ये क्यों कर जाएगा, क्योंकि आपने इसको उठाकर अंदर कर दिया ना। वहां पे आप लिखिएगा 1 क्लोरीन एक्ट एज पीवी एज वेल एज एसवी, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहानी ऐसी हुई, यहाँ पे 2 क्लोरीन को उठा के अंदर कर दिया आपने, तो 2 क्लोरीन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्ट एज प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। देखो प्राइमरी वैलेंसी तो रहेगा ही, लेकिन उस 2 क्लोरीन में दोनों नेचर आ जाएगा, दोनों नेचर आ जाएगा। एक बार बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है, तो इस तरह क्वेश्चन को समझना है आपको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल 3 क्लोरीन एक्ट एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ऑल 3 क्लोरीन, तीनों क्लोरीन जो है, ऑल 3 क्लोरीन एटम, ऑल 3 क्लोरीन एक्ट एज प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो एक बार, COCl3 XNH3, प्राइमरी वैलेंसी इज 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो मैंने बोला कि अगर तीनों क्लोरीन बाहर है तो प्राइमरी वैलेंसी तो उसी एनायन के द्वारा हो रहा है ना। प्राइमरी वैलेंसी किसके कारण हो रहा है, उसी एनायन के कारण हो रहा है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो अब बताइए कि अगर ये 3 क्लोरीन बाहर है तो सिर्फ इसमें तीनों क्लोरीन के कारण प्राइमरी वैलेंसी है और तीनों बाहर है। आपने 2 क्लोरीन को बाहर, 1 क्लोरीन को अंदर कर दिया, तो 1 क्लोरीन में दोनों नेचर आ गया, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। एक बार आपने क्या किया, 2 क्लोरीन को अंदर कर दिया, तो वो सर क्योंकि ये प्राइमरी, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को फाइंड करने में अकाउंट करता है ना ये काउंटिंग में आ दोनों गया जब ना। पॉइंट। यस अब सर। जैसे आपको देखिए, प्राइमरी वैलेंसी तो 3 होगा ही, प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये तो सत्य है। तो सबकी प्राइमरी वैलेंसी 3 ही होगा, लेकिन 1 क्लोरीन, जो 3 क्लोरीन जो था, 3 क्लोरीन बाहर था, तो इसी 3 क्लोरीन कारण प्राइमरी वैलेंसी आ रहा था। अब आप खुद सोचिए, अगर 1 क्लोरीन को उठा के अंदर कर दीजिएगा तो क्या हो गया, ये क्लोरीन प्राइमरी भी काम करेगा क्योंकि प्राइमरी तो है ही, तो ये तीनों क्लोरीन प्राइमरी तो है, ये तीनों क्लोरीन तो प्राइमरी ही है। बोलो, ये तीनों क्लोरीन यस सर, प्राइमरी यस है। सर। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि 1 क्लोरीन को उठा के अंदर आप रख दीजिएगा, तो क्या लगता है आपको, ये क्लोरीन प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। उसी तरह से आप यस 2 सर। क्लोरीन को उठा के अंदर कर दीजिएगा, तो ये प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। और इसी तरह 3 क्लोरीन को अंदर उठा कर रख दीजिएगा, तो ये प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। तो ये बात मैं बोलना चाह रहा था आपसे। जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि सर एक भी एनायन आउटसाइड नहीं होगा सर, तो क्या होगा, तो यही होगा और क्या, यही होगा कि आपने तीनों क्लोरीन को उठा के अंदर कर दिया। जब आप तीनों क्लोरीन को उठाकर अंदर करोगे तो उसमें दोनों नेचर हो जाएगा, डुअल नेचर, एक प्राइमरी भी होगा और एक सेकेंडरी भी नेचर होगा। तो 3 क्लोरीन एक्ट एज प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ बोलो सर, तो जैसे फिर ये क्यों लिखा है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस व्हिच आर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? हम लोग तो इसको अंदर वाला भी ले रहे हैं। नहीं, अंदर वाला नहीं ले रहे हैं, अंदर वाले में दोनों तरह से एक्ट करके ना। सेटिस्फाइड बाय एनायंस का मतलब ये हुआ कि जैसे एनायंस जितना ज्यादा है, तो अब तो यहाँ दोनों नेचर बता दिए ना। प्राइमरी वैलेंसी तो ओवरऑल थिन होगा ही क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये तो एनायन के द्वारा ही सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो 3 क्लोरीन के द्वारा ही सेटिस्फाइड था, तो ये प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 थी, और वो किसके कारण थी, 3 क्लोरीन के कारण। अब यहाँ पे 1 क्लोरीन अंदर हुआ तो प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लेकिन 1 क्लोरीन अंदर चला गया, इसका मतलब वो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। और अगर आप 2 क्लोरीन अंदर करोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो जाएगा ना, ये मैं कह रहा हूँ। तो एनायंस के द्वारा ही तो सेटिस्फाइड हो रहा है वो,
सेटिस्फाइड तो एनायन के द्वारा ही है ना। सर तो फिर हम लोग ये क्यों लिखे हैं पर्टिकुलरली कि विच आर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशंस? मत रखिए, फिर आपको अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है एक काम करिए, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन रख दीजिए। आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब यही हुआ कि जितना जितना वाला बात, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है ना कि जितना बाहर है उतना ही पे हम लेंगे ना। इसको हटा दीजिए लाइन को, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस कर दीजिए सिर्फ बस। अगर ये लाइन में आपको कंफ्यूजन है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए आप। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ही होगा, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन, इट इज आयोनाइज्ड, इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, ये कर दीजिए। आउटसाइड मत रखिए, क्योंकि आउटसाइड के बेसिस पे आपको शायद ये हो जा रहा है कंफ्यूजन कि यहाँ पे दो ही प्राइमरी वैलेंसी होगा और कोई ये आउटसाइड। क्या है सर, डॉटेड लाइन कैसे, डॉटेड लाइन स्टेट लाइन लिखवाए थे आप? अभी लिखवा रहे हैं, अभी वही वही समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर कोई बनाएगा, अगर इसका कोई स्ट्रक्चर बनाएगा CuNH3 का, तो देखो कैसे बनेगा ये, थोड़ा सा देखो मेरे साथ। डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन का क्या मतलब है? अगर CuNH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे आप, देखो ऐसे बनेगा, ये NH3 सॉलिड लाइन से बनेगा ना, 6 सॉलिड लाइन बनेंगे अमोनिया के साथ। ये देखो सॉलिड लाइन बना, NH3 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 और ये भी NH3। और इसके बाद डॉटेड लाइन का मतलब ये है, क्लोरीन यहाँ रख लो, क्लोरीन यहाँ रख लो, एक क्लोरीन यहाँ रख लो, ऐसे ये डॉटेड लाइन हो गया। अब अगर आप बनाओगे ये वाला लास्ट वाला फोर्थ का स्ट्रक्चर बनाओ, तो फोर्थ वाले में स्ट्रक्चर कैसा होगा? CO होगा, ये NH3 होगा, ये NH3 होगा, ये NH3 होगा, ये Cl होगा, ये Cl होगा और ये Cl होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दोनों नेचर डालना पड़ेगा। देखो ये वाला क्लोरीन प्राइमरी की तरह से भी होगा, ये दोनों नेचर आपको डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तीनों क्लोरीन जरूरी है कि NH3 कहाँ रखा है इस सिस्टम में? NH3 कहाँ रखा है इससे अभी आपको क्या लेना देना है? ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, अभी कहीं रखा है, उससे आपको कोई दिक्कत है? अरेंजमेंट आप थोड़ी पढ़ रहे हो, आप स्टीरियोआइसोमर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। यस सर, यस सर। तो स्टीरियोआइसोमर्स की बात हम बाद में करेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी तो जो हमारा लॉजिक यही है ना कि आपके पास मैंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया और उसके साथ ऑब्जर्वेशन शुरू किया। ये कॉम्प्लेक्स लिया, जैसे मैंने 6 NH3 लिया, 5 NH3 लिया, 4 NH3 लिया और 3 NH3 लिया, तो मैंने बोला कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 करना ही करना है, तो आपको बाहर वाले क्लोरीन को अंदर करना ही पड़ेगा ना, तभी ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर आप बाहर वाले क्लोरीन को अंदर नहीं करिएगा तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कभी आएगा? नो सर। तो इसलिए बाहर वाले क्लोरीन को तो अंदर करना ही पड़ेगा, बाहर वाले क्लोरीन को अंदर करना ही पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो क्लोरीन जो बाहर था, जिसके कारण प्राइमरी वैलेंसी आ रहा था, जिसके कारण प्राइमरी वैलेंसी आ रहा था, उस क्लोरीन को आपने अंदर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसकी प्राइमरी वैलेंसी को, तो वो एक्ट करेगा ही करेगा, तो क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी था ही ना, तो वो क्लोरीन तो प्राइमरी वैलेंसी था ही, लेकिन अब उस क्लोरीन को अंदर आपने किया तो प्राइमरी भी हुआ और सेकेंडरी भी हुआ। अगर 2 क्लोरीन अंदर किया तो प्राइमरी भी हुआ, सेकेंडरी भी हुआ। 3 क्लोरीन अंदर हुआ तो तीनों क्लोरीन प्राइमरी भी हुआ और सेकेंडरी भी हुआ। ये तो क्लियर कंसेप्ट है ना, इसमें क्या सोचना है बोलो? तो ये 3 ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, समझ में आया ये बात? तो आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दे जहाँ पे इस तरह की कोई बातें कहा जाए और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसी क्लोरीन के कारण है कि नहीं, ये मुझे बताओ तो सही। क्या इसी क्लोरीन के कारण इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है? अगर ये 3 क्लोरीन नहीं होता तो क्या आपका इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता? तो क्या आपको लगता है इसी 3 क्लोरीन कारण ना प्राइमरी वैलेंसी है? यस सर। तो इस 3 क्लोरीन के कारण प्राइमरी वैलेंसी, और तीनों क्लोरीन बाहर है, तो तीनों क्लोरीन पूरा प्राइमरी है या नहीं? और उसमें अगर 2 है क्लोरीन सर। बाहर है, 1 क्लोरीन अंदर चला गया, तो क्लोरीन तो भाई प्राइमरी वैलेंसी तो 3 ही होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो आपने एक क्लोरीन को जैसे ही अंदर किया, वो प्राइमरी की तरह भी काम करेगा और सेकेंडरी की तरह भी काम करेगा, दोनों ड्वेल नेचर हो जाएगा। एक क्लोरीन ड्वेल नेचर शो करेगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन ड्वेल नेचर शो करेगा, यहाँ पे तीनों क्लोरीन ड्वेल नेचर शो करेगा। और अगर तीनों क्लोरीन बाहर होता तो सिर्फ इंडिविजुअल एक ही नेचर होता उसका, है या नहीं? बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ये बात क्लियर हुआ? तो ये 4 कंपाउंड हमने बनाया, 4 कंपाउंड बनाया। उसके बाद वर्नर्स ने इसके कुछ और ऑब्जर्वेशन देखे। पहला उन्होंने ये देखा कि जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला वाला इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोलाइट है,
तीसरा वाला इलेक्ट्रोलाइट है, बट फोर्थ जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि Yes, sir. पहला वाला सब आयंस में अंदर है डूबेगा नहीं, कोऑर्डिनेशन। और फोर्थ वाला में आयंस ही नहीं है, तो आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन देखना है इनका, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ, इनके ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे आप। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आया आपको? प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया? देखो प्राइमरी Yes, sir. प्राइमरी और सेकेंडरी जो है एकदम क्लियर कट पिक्चर बैठा लो अपने दिमाग में। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बच्चा बड़े गलती करता है यहाँ पे। बच्चा वही जैसे एनायन देखता है उसी के बेसिस पे प्राइमरी वैलेंसी चेंज कर देता है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो एनायन ऑक्सीडेशन स्टेट होना है, बस प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होना है। और अगर जिसके कारण वो प्राइमरी वैलेंसी है उसको आपने बाहर से अंदर किया तो वो दोनों तरह से एक्ट कर जाएगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ओके, क्लियर? चलिए अब पॉइंट्स पे चलते हैं। अभी इसका आसान क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान आसान बनेगा। फर्स्ट जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर इलेक्ट्रोलाइट and 4 is non-electrolyte। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रोलाइट है और 4 जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रोलाइट है और चौथा वाला क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मुझे बताइए जो कंडक्टिविटी होता है, आयनिक कंडक्टिविटी, वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे। ओके, नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है ना, मानते हो? बोलो, आयनिक कंडक्टिविटी हाँ कितने सर, नंबर Yes. ऑफ? यस सर। इसमें बताइए पहले में नंबर ऑफ आयंस 4 है, तो पहला सबसे ज्यादा, दूसरे में 3 है, उसके बाद दूसरा, और तीसरे में 2 है, और चौथे में एक भी नहीं है, एक है, मान के चलो एक ही बोलेंगे उसको। तो 1 2 3 4 आयनिक कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, मानते हो आप? आयन माने यस सर। आयंस में बनना आयनिक कंडक्टिविटी होता है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। जितना ज्यादा आयन फोर्थ उतना वाले ज्यादा। में आयन मानेंगे उसको? फोर्थ नहीं मानेंगे, फोर्थ तो कम लिख ही रहे ना, वो आयंस नहीं है, तो कटायन एनायंस तो है नहीं, तो फोर्थ वाले में तो 0 ही मान के चलो, और क्या? हाँ सर। वो आयंस तो है नहीं। चलिए थर्ड नंबर बताइएगा। अगर मान लो पहले दूसरे और तीसरे को अगर मैं AgNO3 के साथ रिएक्ट कराऊं, पहले को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या AgCl बनाएगा? ये बताओ तो। AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो AgCl बनाएगा सर। Yes, sir. बनाएगा। पहला बनाएगा, दूसरा बनाएगा, तीसरा बनाएगा, तीसरा। फिर चौथा बनाएगा? नहीं। No, sir. फोर्थ वाला कभी भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड reacts with excess amount of AgNO3. First, second, and third reacts with excess amount of AgNO3, give white precipitate of AgCl, but 4 does not give. 4 does not give white precipitate of AgCl। फोर्थ वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का नहीं है, ये मानते हो आप? फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, बट 4 डज नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं बेटा। अगर मान लीजिए हर एक कॉम्प्लेक्स का इक्विमोल ले लेते हैं, इक्वल मोलर ले लेते हैं, इक्वल मोल ले लेते हैं, मतलब सबका एक एक मोल लेते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो सबसे ज्यादा मोल ऑफ AgCl किस में बनेगा? पहले में। तो पहले में। फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और उसके लास्ट में चौथे में। चौथे में तो AgCl बनेगा ही नहीं, चौथे में तो AgCl बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? तो आप यहाँ लिखिएगा इक्विमोलर
इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब इक्विमोल हुआ, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ complex reacts with excess amount of AgNO3, excess amount of AgNO3, excess amount of AgNO3 give white precipitate of AgCl in order of 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4, 1 2 3 4 क्लियर? Clear. समझ में आया? इतनी कहानी है भाई ऑब्जर्वेशन में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जानते हो क्या पूछता है वर्नर्स का? यही वाला तीसरा और चौथा, बस यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ आता है। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आसान है। प्राइमरी वैलेंसी कुछ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की तरह एक्ट कर सकता है। इस पे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन वाले में मिला होगा। सॉल्यूशन वाले में एक क्वेश्चन था ना कि प्राइमरी वैलेंसी की तरफ कौन एक्ट कर रहा है, या सेकेंडरी वैलेंसी इसमें कितने बनेंगे, कितना क्लोरीन, कितने क्लोरीन एटम प्राइमरी की तरह भी काम करेगा और सेकेंडरी की तरह भी काम करेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन भी है। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन में बन जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये 3 ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या? क्योंकि इसी पे हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, इसी सब पे हम आपको क्वेश्चन देंगे जिसके बेसिस पे आप बना पाइएगा। इसको पहले लिख लीजिए आप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमसे, बोलो। किसी को कोई डाउट है बताइए। इसको लिख लीजिए पहले, आप लिखिए सब लोग। तो सर फोर्थ वाला रिएक्ट भी नहीं करता है? फोर्थ वाले में सीएल बाहर नहीं है ना, तो सीएल नहीं बाहर है तो कैसे रिएक्ट करेगा? अंदर वाला क्लोरीन थोड़ी निकाल देगा। अंदर वाला क्लोरीन नॉन आयोनाइजेबल होता है, मैंने बोला आपको। अंदर वाला जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर है वो नॉन आयोनाइजेबल है, मतलब वो उसको आयोनाइज नहीं करा सकते आप। तो AgNO3 का मतलब क्या हुआ? Ag प्लस, तो उसको Cl माइनस मिलना चाहिए तभी ना AgCl बनेगा। और बाहर अंदर वाला Cl माइनस थोड़ी देगा उसको अलग से। अंदर वाला Cl माइनस उसको वो निकल ही नहीं पाएगा अंदर से Cl माइनस, इसका मतलब AgCl बन ही नहीं पाएगा। तो फोर्थ वाले में तो AgCl नहीं बनेगा। सर हाँ बोलो। सर जो AgNO3 से Cl रिएक्ट करा के AgCl का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो सर NO3 उसका किससे कंबाइन करता है? देखो आपको, तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा। कॉम्प्लेक्स तो कैटायन होगा ना। यस सर। कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया और Cl माइनस हो, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से मिलेगा, मतलब Ag प्लस Cl माइनस से मिलेगा, और Yes, कैटायन sir. NO3 माइनस से मिलेगा। हमें कैटायन से ज्यादा मतलब होता नहीं है ना, हम AgCl का प्रेसिपिटेट पे ध्यान रखते हैं। हम प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। देखो आपको तो आयनिक रिएक्शन है ना, ये तो आयनिक रिएक्शन हो गया ना। हाँ सर, ठीक है सर। कैटायन एनायन मिलेंगे एक दूसरे से, ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। जैसे Cl ठीक है, माइनस सर। Ag प्लस से मिलेगा और कॉम्प्लेक्स कैटायन NO3 माइनस से मिलेगा। तो ये तो लॉजिक होता ही है अपने को। सर हाँ बोलो। वो जो आप शुरू में कैटेगराइज किए थे कि मतलब 6 NH3 5 है, वो किस बेसिस पे किए थे, वो कैसे किए थे? वो हमने कैटेगराइज ऐसे बेसिस पे कुछ नहीं करा था। हमने बस ये सोचा कि हमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक लेना है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 अमोनिया रखेंगे तो 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। 5 रखेंगे तो एक क्लोरीन इसमें से सपोर्ट लेना पड़ेगा। 4 रखेंगे तब भी हम 6 बना सकते हैं। 3 रखेंगे तो 6 बना सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 अमोनिया रखेंगे तो 6 बना पाएंगे? नहीं सर, नहीं। आप ये ठीक भी सोच सकते थे सर हम 7 रख लें, तो 7 क्यों रखोगे? ये देखो ऑब्जर्वेशन है भाई। अब ये आपको रखना 8 है कि 10 है कि 50 रखना है, ये क्वेश्चन नहीं है अपने लिए। ये क्वेश्चन ही नहीं है। हम इसकी एक्स की बात करने वाले नहीं है हम आपसे कि आपको कितना रखना है। ये तो उन्होंने सोचा कि 6 NH3 रख के हम सेकेंडरी वैलेंस से 6 बना देंगे, और 5 रख के भी बना देंगे, 4 रख के भी बना देंगे, 3 रख के भी बना देंगे, लेकिन हम 2 रख के तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम एक एडिशनल कहाँ से लाएंगे चीजों को, है या Yes, नहीं? yes. बात समझ में आया ये बात? हाँ सर। क्लियर हुआ? यस। चलो अगर इस पे क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है क्वेश्चन इसका। मेन तो हमें उस पर फोकस करना है आपसे। जैसे मान लो मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स दिया आपको, मैंने बोला ये लिखा है COCl3 और यहाँ लिखा है 5H2O, ऐसे लिखा हुआ है
COCl3 5H2O। ये कॉम्प्लेक्स 1 मोल कॉम्प्लेक्स है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल दिस दिया है, 1 मोल गिवन है। अब कह रहा है रिएक्ट विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3, रिएक्ट विथ, ये लिखा है रिएक्ट विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3, ये लिखा है। अब कहता है कि फर्स्ट में कह रहा है कि नो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, पहला बोला। दूसरा बोला कि 1 मोल ऑफ AgCl, दूसरा बोला। तीसरा बोला 2 मोल ऑफ AgCl, 2 मोल ऑफ AgCl। अब यहां पे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई the structure of complex in each case, मतलब 1 2 3, 1 2 and 3। बताओ तो क्या फॉर्मूला बनाइएगा? अगर आपसे बोला कि नो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, तो आपका क्या फॉर्मूला होगा? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 3 H2O 3 तीनों- CL3 रख देंगे, बाहर 2 H2O रख देंगे। एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर Yes, अगर sir, आपको नो CL3 प्रेसिपिटेट मिलेगा। AgCl बोल दिया ना, अब समझ लीजिए सारे एक को भी अंदर बाहर रखना है। नहीं। और इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी करते हुए आपको कोई भी क्लोरीन को बाहर नहीं जाने देना है। अगर 1 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब 1 क्लोरीन बाहर जाएगा, और 2 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर जाएगा। तो कितना आसान है ये तरीका। ये Yes, क्वेश्चन sir. पूछता है सबसे ज्यादा वर्नर थ्योरी का, जितना क्वेश्चन उठा के देखो, और हर साल जेईई मेन के अंदर आप समझ लो यही क्वेश्चन पूछता है, यही वैरायटी का क्वेश्चन होता है। आपके मॉडल में इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आप सोच नहीं पाओगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो जेईई मेन के अंदर पूछा हुआ है। और सबका क्वेश्चन का पैटर्न यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। कितना आसान है, सोचो आप कितना आसान है। अब आप देखो, पहले वाले में सीधे आंसर आ गया। पहला वाला कॉम्प्लेक्स कभी भी, अगर मुझे पता है कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? COH2O थ्राइस, तीनों क्लोरीन अंदर जाना चाहिए, तो 2 H2O को बाहर रखना 2 पड़ेगा फिर। H2O को बाहर कर दीजिए। यस तो सर। पहला वाला नो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl का ये फॉर्मूला है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये ऐसे ही देगा, ऐसे देखो वर्नर्स का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ऐसे, और उसके बाद उसको कहेगा कि रिएक्ट कराइए इससे और ऐसे ऐसे बनाइए। तो उसमें फॉर्मूला बताना रहता है कि क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आएगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा को कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 क्लोरीन को बाहर करिए, 1 क्लोरीन को बाहर करने के लिए COH2 Cl2 और 1 क्लोरीन बाहर और एक और 1 H2O। H2O भी बाहर। और तीसरे में क्या करेंगे, करना होगा 2 क्लोरीन को बाहर करना पड़ेगा, तो COH2O5Cl, और यहाँ पे क्या होगा 2 क्लोरीन बाहर। अब कोई आपसे पूछे कि पहले में प्राइमरी वैलेंसी कितना है, तो आप बोलिएगा 3, दूसरे में कितना है तो बोलिएगा 2, 3 ही होगा। प्राइमरी वैलेंसी चेंज नहीं होता है यार, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हाँ, एक तीनों क्लोरीन जो है वो एक्ट करेगा प्राइमरी की तरह भी और सेकेंडरी की तरह भी। यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी की तरह भी और सेकेंडरी की तरह भी, 1 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी की तरह भी और सेकेंडरी की तरह भी, ऐसे। क्लियर? समझ में आया? यस सर, क्लियर है। क्लियर हो गया ये? अभी और क्वेश्चन देखते हैं तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सर जैसे ये स्ट्रक्चर्स फिक्स नहीं होते ना, कौन सा स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता? जैसे सर ये हमने अभी लिया है COCl3.5H2O, हाँ, तो इसके तो हम ऐसे बना ले रहे हैं। जैसे तो क्वेश्चन जब सर हम सर जब हमने पिछले साल एक पढ़ा था ना COSO4.5H2O का एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग में, सर वो ग्लोबल सॉल्ट। वो अलग था। वो उसको COSO4 फिक्स कर देते थे हम लोग जैसे। नहीं, उसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल ही कॉपर के साथ जाता है, वो कोऑर्डिनेशन। यस सर, वो अंदर कर देते थे वो दूसरा AgCl वाला क्वेश्चन थोड़ी होगा, वो Cl रहेगा तभी ना AgCl वाला क्वेश्चन होगा। फिर नहीं वो सर, मैं बोल रहा था कि जैसे वहां हम फिक्स कर देते थे अंदर ही रहता 4H2O, तो ठीक है। तो तो उसको मतलब तो सर अलग, वो तो वो भी दूसरा चीज था ना, उसमें टेस्ट नहीं था ना। वो हमने जैसे ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं, वो तो CuSO4 5H2O में फिर से Cu+2 लग गया, तो Cu+2 लग गया तो वाटर 4 के साथ हाइड्रेटेड हो जाएगा। वो ब्लू कलर का होता है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो CuH2O4
SO4 वाटर। यस सर। तो उसमें क्या होता है कि अब उसी में जैसे तुमसे बोल देगा कि अब उसी क्वेश्चन में जैसे मान लो CuSO4 और 5H2 जिसे तो हम बोल रहे हो, उसी कॉम्प्लेक्स में मैंने बोला कि ठीक है ये BaCl2 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 का प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, तो क्या SO4 तुम बाहर रखोगे? हमारा क्वेश्चन है वो तो होता है, वो अलग चीज है। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो उसमें तो आपको क्वेश्चन के साथ सोचना है कि होता क्या है, उससे क्या लेना देना आपको। जैसे मैं बोलूं कि CuSO4 5H2 है, तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेशन नंबर 4 होगा, ये पता चल गया ना आपको। फिर आपको मैंने बोला कि ठीक है बेटा, इसमें आपको रिएक्ट कराइए BaCl2 के साथ, और इसमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, तो क्या आप SO4 को बाहर करिएगा? नो सर। नो प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, तो बाहर नहीं आएगा। फिर मैं बोला कि 1 मोल ऑफ BaSO4, तो आप क्या करिएगा? SO4 को अलग कर दीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा। ये तरीका होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, उससे हमें रिलेट नहीं करना है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है वो। बहुत बार पूछा जाता है कि CuSO4 5H2O में कितना वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ सराउंडेड होता है? 4 वाटर मॉलिक्यूल होता है। वो दूसरा क्वेश्चन है, वो ऑब्जर्वेशन का नहीं है, वर्नर्स का नहीं है क्वेश्चन, वर्नर्स का नहीं हुआ ना ये। वर्नर्स Yes, का sir, ऐसा yes, sir. क्वेश्चन होगा, वर्नर्स का क्वेश्चन का तरीका ये होना चाहिए। जैसे तुम्हें अभी और एग्जांपल दे रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान मत होइए आप, आ जाएगा। यही क्वेश्चन आता है तो क्यों नहीं आ जाएगा आपको भाई, क्यों नहीं आ जाएगा? जैसे क्वेश्चन दिया मैंने कि लिखा COCl3 और यहाँ पे 6 वाटर लिया, ठीक, और इसमें हमने लिखा ये 100 मोल ml है, 100 ml, और इसका कंसंट्रेशन मैंने लिखा 0.1 मोलर। ओके, reacts with excess amount of AgNO3 give AgCl, और यहाँ पे दे रहा है बेटा AgCl के लिए यहाँ पे लिखा है 0.0 भी, एक सेकेंड रुक जाइएगा बेटा, 0.1435 ग्राम, ये इतना बन रहा है। AgCl 0.1435 ग्राम बन रहा है, 0.1435 ग्राम बन रहा है, 1.435 ग्राम लिखा था, 1.435 ग्राम, 1.435 ग्राम बना, ठीक, 1.435 ग्राम। ओके, पूछ रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स मान लो, तो बोल रहा है कि बताइए फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ए इज, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ए इज बनाओ तो थोड़ा, ये 1.435 लिखा हुआ है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, मोल कंसेप्ट होता है। एक मिनट से बस होने वाला है। हाँ, अब बनाइए 1.435 लिखा है मैंने, 1.435 ग्राम AgCl बना आपका कॉम्प्लेक्स 100 ml और 0.1 मोलर वाला है, तो बताइए क्या होगा आंसर। तो मोल कंसेप्ट का है, मोल कंसेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन बनाइएगा ही। सर इसमें कॉम्प्लेक्स ए क्या है? कॉम्प्लेक्स ए का मतलब ये वाला जो लिखा है ना ACOCl3 6H2O, उसको बोल रहे हैं कि ए है, वो ए नाम ले लिया उसका, तो वही बोल रहा कि ए का नाम बताओ। एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखोगे जिससे कि हमारा ये AgCl 1.435 ठीक है ग्राम। सर बताएं? हाँ बताइए, एकदम बताइए, कितना क्लोरीन बाहर रखना है, बस नहीं बता ये दीजिए। क्लोरीन बाहर रखना है सर, बस एक क्लोरीन बाहर इसलिए क्लोरीन रखना बाहर है रखना कि सर। मोल को सेटिस्फाई एक ही क्लोरीन कर यस सकता सर। है। यस दो सर। क्लोरीन बाहर रख दीजिएगा तो डबल मोल बन जाएगा, और वो आप कर नहीं सकते, इसलिए आपका आंसर जो होना चाहिए वो ये जीरो होगा। ये 1.435 है। हाँ 1.435 है, तो मोल Yes, ऑफ sir, sir. AgCl निकाल लीजिए पहले, कर लिया सर। यस सर। मोल ऑफ AgCl निकाल लीजिए। AgCl का मोल आएगा 1.435 और डिवाइड करिएगा 143.5 से, आपका आएगा ये 0.01 आएगा। Yes, sir. कॉम्प्लेक्स से जब आप मोल निकालिएगा तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 और डिवाइडेड बाई 1000, ये ना M1V1 बाई 1000 मोल निकालने का तरीका ये होता है। तो ये भी 0.01 मोल आएगा, इसका मतलब एक मोल से एक ही मोल बनाना है।
अगर एक मोल से एक ही मोल बनाना है तो इसका मतलब ये होगा कि COH2O4 Cl2 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे 2H2O करके आप जब AgNO3 का रिएक्ट करवाइएगा तो यहाँ पे जो AgCl बनेगा वो इसका एक मोल से एक मोल बनना चाहिए, तभी तो इसका 0.01 मोल से ये 0.01 मोल बनेगा, है ना बेटा? बराबर मोल बन रहा है ना, बराबर Yes, मोल sir. तो क्या होता है? यस सर। तो ये देखो फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला आ गया आंसर। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला आया, ये बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है समझ में? चलो एक क्वेश्चन और बनाओ जो जेईई मेन में आया भी है। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो इससे पहला क्वेश्चन था तो हम्म। उसमें जो स्ट्रक्चर बनाना था, हम्म। जो जिसमें H2O बाहर थे उसमें मतलब आप बोलते सेकेंडरी वैलेंसी में हम लोग लाइन यूज करेंगे, तो सर H2O जो बाहर थे वो सेकेंडरी वैलेंसी तो नहीं दे रहा है, मतलब उसका काम तो नहीं आ रहा, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिर अगर लाइन यूज करेंगे और प्राइमरी वैलेंसी देगा नहीं वो, बाहर है तो हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है, तो उसको ना सेकेंडरी बोलेंगे ना प्राइमरी बोलेंगे, तो सर उसको दिखाएंगे नहीं स्ट्रक्चर में क्या? वो हाइड्रेटेड हो गया ना। बाहर वाला 24 वाटर दिखाते हो आप, Al2SO4 होल थ्राइस 24 नहीं सर। हाँ कहाँ दिखाते हो? सब हाइड्रेटेड है, KCl MgCl2 6H2 मॉइस्चर है, वो तो मॉइस्चर फॉर्म में CaCl2 8H2O MgCl2 6H2O, कहाँ कोई दिखाता है यार उसको? है ठीक तो है सर, ठीक। MgCl2 ही ना बोलते हैं इसको। हाँ हाँ सर, ये ठीक। आप खुद देखते होंगे कि क्लोरीन के क्लोराइड जो होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं CaCl2 8H2O में। LiCl के जो LiCl जो होता है वो हाइड्रेटेड होता है, LiCl 2H2O में एग्जिस्ट करता है, तो क्या उसको हम दिखाते रहते हैं 2H2O को कहीं पे भी? वो हाइड्रेशन है, वो हाइड्रेशन में जाएगा। वाटर तो हाइड्रेशन में चली जाता है, अपने आप को तो ले ही जाता है, उसका टेंशन अपने में कहाँ होता है? ठीक 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 ठीक। चलिए अब आइए थोड़ा एक और क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो अपना अपना सोच है। पहला एक क्वेश्चन और दिया है 0.1 मोल, ये लिखा है CO Cl3 6H2। ज्यादातर यही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हमें सेफ साइड लग रहा है मुझे, इसीलिए ले रहे हैं। रिएक्ट्स विथ एक्सेस अमाउंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता ही है, इसलिए ज्यादा इसी पे करा रहे हैं, क्योंकि यही आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। 0.1 मोल CuCl3 6H2 reacts with excess amount of AgNO3 give 1.2 into 10 power 23 ions of AgCl. Find formula of complex is, complex का फॉर्मूला बताइए। जेईई मेन का क्वेश्चन, जेईई मेन क्लोरीन बाहर रहेगा, क्या दो रहेगा? क्लोरीन बाहर रहेंगे। 2 क्लोरीन बाहर रहेगा। पढ़ लीजिए थोड़ा सा क्या लिखा है। 1.2 into 10 power 23 ions of AgCl। ध्यान से पढ़ के आओ, उसके बाद बनाइए, जल्दीबाजी नहीं करिए, गलत हो जाएगा। आयंस मतलब क्या होता है? AgCl में कितना आयंस है, एक या दो? आयन है, एक क्लोरीन बाहर रहेगा। हाँ, दो आयंस एक AgCl में है, तो खुद सोचिए इतने आयंस में कितना AgCl होगा, और उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करिए। बच्चा क्या करता है, देखा कुछ भी देखा तुरंत एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके आ जाता है, यही ना करता है बच्चा। 6 into 10 power 23 से आप डिवाइड कर रहे हो सीधे, तो आप खुद सोचिए क्या आप AgCl निकाल रहे हो या आयंस निकाल रहे हो? आप खुद सोचने वाली बात है कि एक AgCl में कितना आयंस होता है, दो आयंस होता है कि नहीं होता है? एक AgCl में दो आयंस होता है कि नहीं होता है? तो वन यस सर। टू आयंस ऑफ AgCl, टू आयंस, एक Ag प्लस का एक Cl माइनस का, मतलब टू आयंस मींस वन AgCl। आपको तो AgCl चाहिए ना, तो AgCl का मॉलिक्यूल चाहिए आपको। एक आयन में कितना AgCl? 1/2। 1.2 into 10 power 23 आयंस में कितना AgCl होगा? 1/2 into 1.2 into 10 power 23, इतना नंबर ऑफ AgCl हुआ। अब ना आएगा एवोगाड्रो नंबर डिवाइड करने से, इसको अब डिवाइड करिए 6 into 10 power 23, तो ये 0.1 मोल AgCl आएगा। अब आएगा ये सही। अब 0.1 मोल AgCl, कॉम्प्लेक्स क्या है? 0.1 मोल, और बना क्या? 0.1 मोल AgCl। इसका मतलब एक ही क्लोरीन को आप बाहर खींच पाएंगे। ये क्या होगा? COH2 होगा, और यहाँ पे 4 Cl2
और एक Cl को बाहर कर दीजिए और 2 H2O कर दीजिए, एक Cl बाहर जाएगा, एक ही Cl बाहर जाएगा बस, ठीक है क्या? तो COH2O4 Cl2 Cl2H2, देख लो इसको, देखिए एक बार, किसी को डाउट है तो बताइए। वर्नर थ्योरी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होता है, वर्नर थ्योरी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होता है, लिखिए पहले इसको। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं। इसका 0.1 मोल क्या लिखे, मतलब इस साइड इधर 0.1 मोल आएगा वो AgCl, जैसे हमने बोला कि एक AgCl में 2 आयंस होता है और आपके पास टोटल आयंस कितना है 1.2 × 10⁻23। AgCl कितना है टोटल? AgCl का नंबर निकाल लीजिए, नंबर ऑफ AgCl निकल गया तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करिएगा तो मोल नहीं निकल जाएगा। यस सर। तो नंबर निकालना था पहले, नंबर निकाल के फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है क्या? बोलो, सही बच्चों को समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं आप ही के सर मॉड्यूल, अगर यहाँ पे 0.2 मोल ऑफ COCl3.6 H2O लिखे होते तो 0.2 मोल लिखे होते तो हाँ सर, तो फिर 2 क्लोरीन बाहर रहता। नहीं, अगर इसको 0.2 लिखे होते तो बड़ी दिक्कत हो जाता आपको, यहाँ आधा AgCl बन जाता, एक आधा AgCl हो जाता ना। फिर अगर हाँ आप सर, फिर नहीं 0.2 बन लिखते हो, पाता। यहाँ पे 0.1 आता तो आधा AgCl हो जाता, तो ऐसा नहीं बनता, नहीं ऐसा हो बनता ही सर। नहीं, ये बराबर बराबर हो सकता है और नहीं तो कॉम्प्लेक्स कम देगा। सर या तो AgCl ज्यादा देगा। 0.05 लिखते तो 2Cl होता ना बाहर, 2 2Cl हाँ, बाहर रहता। 0.05 लिखते तो 2Cl बाहर हो जाता। ठीक है सर। उसका तो टेंशन ही नहीं है, मोल से मोल कंसेप्ट लगाना है बस, मोल टू मोल कंसेप्ट की कहानी है और क्या है। आपके एक मॉडल का क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए आप लोग, ठीक है? आपके के मॉड्यूल में है वो क्वेश्चन, सिंगल डबल इंटीजर वाले में है, उसको एक बार आप देखिए, थोड़ा सा वही करवा देते हैं एक बार, तो थोड़ा सा अच्छा फील आएगा उसमें आपको। तो बच्चे हमसे पूछ ही देते हैं वो क्वेश्चन, तो मैं भी करा देता हूँ आपको, अभी करा देता हूँ। देखो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसा दिया है क्वेश्चन, देखो इसको सभी लोग बनाएंगे, इसको सभी लोग बना के देखें। एक कॉम्प्लेक्स दिया है CrCl3 5H2, CrCl3 5H2, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताया है। अब ये बोल रहा है इसको बनाने के लिए आपसे एक और काम कह रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा हुआ है। अब कह रहा है पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ 1m AgNO3 needed to precipitate the chlorine, needed to precipitate AgCl लिख लो, AgCl लिख लो बस, AgCl और ये लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, needed to precipitate the chlorine in outer sphere, precipitate the chlorine in outer sphere, in 200 ml, 0.1 m solution of the complex is R, of complex is R, ऐसे लिखा हुआ है। और आपसे बोल रहा है राइट योर आंसर, V1 plus V2 plus V3 डॉट डॉट डॉट। इस क्वेश्चन को सोचिए, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सोचिए, कितना होगा V1 plus V2 plus V3, CrCl3 5H2O लिखा है, possible volume of 1m AgNO3 needed to precipitate the chlorine in outer sphere in 200 ml, 0.1 m solution of complex is R।
V1 कितना, V2 कितना, सोचिए। सर क्या तुम्हारी क्लास 4 क्या टाइम हो रहा है? हाँ बताएं। खत्म होने में। सर 20 और 40। सही आंसर है, 60 आंसर होगा। V3 तक 20 तो पहुंच ही नहीं पाइएगा। ले 20 जाना चार्जर अपना लगा तो हम दूसरी क्लास करेंगे तो चार्जर खाली रहेगा obvious। वरुण माइक ऑन सर। मेरे भी हमारा नहीं है यार तो हम यही तो फोन चार्ज नहीं है तो हम यही तो कह रहे हैं क्या? कि जब हम अपने फोन से दूसरी क्लास करेंगे तो चार्जर तो खाली रहेगा। हाँ बेटा देखो, CrCl3 5H2O, condition number 6, possible volume of 1 m agent needed to precipitate the chlorine in outer sphere in 200 ml 0.1 m. Solution of complex is R. Write your answer. V1 plus V2 plus V3 plus dot dot. और लोग बताएं, आगे का आंसर 60 आ रहा है। 60 ही आएगा सर। आशुतोष भी 60 आ रहा है। और बताएं लोग, और लोग बताएं सर वो कोऑर्डिनेशन नंबर सर अगर 3 करेंगे तो 6 नहीं आ पाएगा नहीं। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स दो तरह सर का एक बार CL बाहर रहेगा, एक बार 2 CL बाहर रहेगा। यस सर। CL तो कोई बाहर हो ही नहीं सकता क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तब नहीं 6 आया। रखना यस सर। यस सर। एक बार एक CL बाहर, एक बार 2 CL बाहर, उसके साथ AgCl आप देख लो और कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि अगर एक CL बाहर रखोगे तो एक AgNO3 रिक्वायर्ड होगा, मतलब 1 मोल AgNO3 रिक्वायर्ड होगा नहीं। यस सर, वही मिलीमोल्स लगा के करिएगा। वाले में रख यस के सर। सही बात है। तो और लोग देखें थोड़ा सा, और लोग बनाए। ऐसे बहुत लोगों का सही आंसर है। और लोग देखिए, उत्साह बताओ। 60 आ रहा है सर। 60 आ गया सर। V1 plus V2 is 60 है। ये आपके क्वेश्चन मॉडल में था। और इस सब उसके बाद तो जितना है सब आसान है। यही थोड़ा सा अलग था तो मैंने सोचा करवा देता हूँ। बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? क्या बेटा? ज्यादा बड़ा चैप्टर की छोटा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी बड़ा टॉपिक है, अभी तो शुरू हुआ है यस कहानी। सर। अभी तो बॉन्डिंग की कहानी वर्नर्स ने शुरू करी है। वर्नर्स अब खत्म हुआ, अब शुरू होगा यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यस VVT सर। होगा, VVT खत्म होगा, उसके बाद होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशन, उसके बाद ये खत्म होगा। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म आएगा, स्ट्रक्चरल स्टीरियो, उसके बाद ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। कितना पढ़ना है? यस सर। यस सर। 12-13 लेक्चर लगता है। 2-3 लेक्चर हुआ है ना, चौथा लेक्चर है। यस यस सर आराम से पढ़ाई हमको लगा कि ये 12 लेक्चर लगता है कोऑर्डिनेशन का। आप यस प्लानिंग सर। कीजिए, 12 लेक्चर रहता है। यस सर। क्योंकि आप लोग समझदार बच्चे हो तो हो सकता है क्लासेस थोड़ी कम लगे। जल्दी जल्दी समझ जाते हो तो कम लगेगा क्लास, और जल्दी जल्दी नहीं समझते तो काम ज्यादा लगता। देखिए अब जैसे आपने आंसर बताया इसका, अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो। एक बच्चा इसमें कह सकता है कि CR पॉसिबिलिटी बोला है ना, H2O5 ले लो और एक Cl अंदर करके 2 Cl को बाहर कर लो और उसका रिएक्शन AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाओ। तो आप मोल मोल एनालिसिस लगा लो। आपको अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करना तो यहाँ पे 2 AgNO3 लेना पड़ेगा, तभी ना 2 AgCl बनेगा। रिएक्शन की बैलेंसिंग करोगे तो 2 क्लोरीन है तो 2 AgCl बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो यहाँ पे 2 AgNO3 होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा। हाँ आयुष का भी 60 ml है, मैसेज किया है आयुष, ठीक है बेटा। कुछ बच्चे नए भी आए हैं और काफी बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, कुछ बच्चे पुराने भी हैं और कुछ बच्चे नए हैं। नए वाले भी बच्चे बहुत काफी अच्छा कर रहे हैं और बहुत रेगुलर भी रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा साइन है। और अब रेगुलर रहिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा ये। चलिए ये पहला कंडीशन हुआ। और इसका मिलीमोल निकालना चाहते हो, मोल निकालना चाहते हो? मोल ही मिलीमोल निकाल, सर मिलीमोल। सर मिलीमोल आसान रहता है। मोल ही निकाल लेते हैं। मोल निकालने से थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा अच्छा फील आता है। 200 इंटू 0.1, ये 0.02 मोल आ जाएगा। तो आपको पता है बेटा ये 0.02 मोल
ये 0.04 मोल आएगा, 1 मोल से 2 मोल तो 0.02 से 0.04 मोल। अब आपको क्या करना है, इसका मोलारिटी 1 मोलर दिया तो 0.04 इज इक्वल टू 1 इंटू वी लीटर लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मोल लिए हो ना इसीलिए। तो वी लीटर कितना आ जाएगा बेटा 0.04, तो ml में कितना आ जाएगा बेटा 1000 से मल्टीप्लाई 40 ml पहला केस होगा, पहले केस में 40 ml आएगा। ये तो क्लियर है, कंसेप्ट एकदम सीधा सा है। उसके बाद अब आप बच्चे कह रहे हैं कि एक क्लोरीन को बाहर करते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी तो यही करना ही पड़ेगा, एक ही क्लोरीन को बाहर, तीनों क्लोरीन को तो बाहर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। अब इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ, तो इसमें एक ही मोल AgCl बनेगा। अब इसका मोल तो निकाल ही चुके थे हम लोग, इसका मोल कितना आया था, इसका मोल आया था 0.02 मोल, और तब AgNO3 का मोल 0.02 मोल होगा। ये 0.02 इज इक्वल टू 1 इंटू वी लीटर। तो वी लीटर जो आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.02, तो VML कितना आएगा V7। ये V1 प्लस V2, V3 निकल ही नहीं पाएगा, तो V1 प्लस V2 ही निकलेगा। इसका मतलब 20 प्लस 40 होगा, आंसर आएगा 60 ml। ये आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है ऐसे ही। जेई मेन का जितना भी क्वेश्चन उठा कर देखोगे ना, सब इसी तरह का दिखेगा, जितना भी, चाहे वो जेई एडवांस का हो, चाहे वो जेई मेंस का हो, किसी का भी हो, सब में क्वेश्चन यही दिखेगा, सभी में क्वेश्चन। जेई एडवांस का भी क्वेश्चन देखोगे तो लगभग आपको ऐसा ही क्वेश्चन सेम एज इट इज दिखेगा। थोड़ा थोड़ा अब क्योंकि क्वेश्चन है तो क्या करेगा आपसे, बहुत करेगा तो क्या कर सकता है। जैसे जेई एडवांस 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा करेगा तब भी कुछ नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा तो मोल कंसेप्ट यूज कराएगा, और क्या कर लेगा आपसे, मोल कंसेप्ट यूज करने आता है आपको तो आप समझ लीजिए वर्नर्स का हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास है। तो अगर मोल कंसेप्ट में दिक्कत है तो वर्नर्स के क्वेश्चन में दिक्कत है। जैसे एक जेई का क्वेश्चन भी करवा देते हैं, AgNO3 लिखा हुआ है, पूछा है, पूरा नहीं लिखेंगे लैंग्वेज, AgNO3 का 0.1 मोलर लिखा है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा, कितना होगा। अब कह रहा है रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट ऑफ क्लोराइड आयन, इसके बाद लिखा है एक कॉम्प्लेक्स दिया, यही इसी तरह क्वेश्चन सेम है, CrH2O5, सेम क्वेश्चन है ये, Cl और इसमें दिया है 30 ml और इसका दिया है 0.01 मोलर। ये जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, और कुछ भी लिखा है रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन दिस, तो वॉल्यूम बताना है इसका कितना होगा। दोनों क्लोरीन बाहर है, ऐसे कॉम्प्लेक्स गिवन है। तो क्या है ये, वही क्वेश्चन वो ऊपर वाला हुआ कि नहीं हुआ, देखो सेम क्वेश्चन है। यस सर। इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ करा दो तो कितना आएगा बताओ, 6 आएगा, सही बात है, 6 आएगा आंसर, एकदम सही है। देखो ये जेई एडवांस में आया हुआ, कोई बड़ा क्वेश्चन है ये, नो सर, जेई एडवांस में No, क्या है, जेई मेंस में आसान ही आएगा ये, यही आता है, मतलब यही आता है, एकदम तय है ये वर्नर थ्योरी का, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्नर थ्योरी के साथ बच्चा मोल कंसेप्ट का भी यहाँ पे टेस्ट हो जाता है आपका, इसलिए वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन मोलैरिटी वगैरह दे के पूछ लिए, 2 चीजें पूछ ली हो। देखो इस क्वेश्चन को अगर वर्नर्स का नाम ना दे के हम मोल कंसेप्ट का नाम दे दें तो क्या गलत हो जाएगा, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है भाई, ये Cl2 है, यहाँ पे 2 AgNO3 मिलेगा तो ये 2 AgCl बनाएगा, 2 AgCl बनाएगा। अब ये 30 इंटू 0.01 हो जाएगा, 30 इंटू 0.01 और ये आ जाएगा आपका 1000 मोल। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप लोगे तो 0.1 इंटू VML और डिवाइडेड बाई 1000, मोल मोल एनालिसिस लगा दो, काम खत्म होगा। मोल मोल एनालिसिस लगाइए, ये आ गया 30 इंटू 0.01 और डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.1 इंटू VML डिवाइडेड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई 2। 1000 ने 1000 को खत्म किया, 0.1 और ये, तो ये 10 बार में खत्म हुआ, इसका मतलब VML जो आया वो
3 दूनी 6 आया, 6 ml आ गया आंसर। देखो कितना आसान है। यस सर। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने वर्नर्स के। तो वर्नर्स की इतनी थ्योरी थी भाई, वर्नर्स की थ्योरी इतनी थी। आप चेक कर लीजिए, वर्नर्स कंसेप्ट खत्म, वर्नर्स थ्योरी की कहानी खत्म। इतनी ही कंसेप्ट है वर्नर्स का। और यही क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ये हर चीज आपको समझ में आ गया है। और इसमें खूब क्वेश्चन आता है। जेईई मेन के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है, ये वर्नर्स का एक क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर फिक्स है। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? क्लियर सर, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आइए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ से आपको सिखाया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे आती है, ये आप यहाँ से सीखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। देखो वर्नर सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, और क्वेश्चन जो आता है वो बड़ी आसान आता है। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये अगर आप 3-4 लॉजिक समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन बनने लग जाएगा आपसे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस में। मेंस के अंदर 2 आता है, 2 क्वेश्चन अभी आ रहा है, ट्रेंड चल रहा है, 1-2 1-2 1-2 आता है। क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम इतने ज्यादा हो गए कि तो भाई कितना क्वेश्चन पूछेगा, यस सर। लग जा रहा है। तो जेईई एडवांस में 6 क्वेश्चन आता है, पेपर 1 में 3 और पेपर 2 में 3, या फिर 4-2 का रेशियो भी रहता है। 6 तो एकदम फिक्स है, मैं 6 फिक्स बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 नहीं आएगा। 6 तो फिर, और किस्मत आपका बहुत खराब रहा तो 5 आएगा, अच्छा रहा तो 7 भी हो सकता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बहुत जल्दी इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। और अगर सर। आप शॉर्ट नोट्स बना पाए तो बेहतर है, शॉर्ट नोट्स बना पाइएगा तो बेहतर है, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है थोड़ा सा, और कॉपी से बाहर नहीं आएगा। ये भी एक इसकी बहुत खासियत है, कॉपी से बाहर नहीं आएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन है कॉपी में रहेगा आपके। ठीक है, चलिए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखते हैं। पहला पोस्टुलेट्स क्या होगा? पहला पोस्टुलेट्स होगा, देखो सेंट्रल एटम जो होता है, जैसे अब सेंट्रल एटम में जैसे हमने 2 तरह की वैलेंसी की बात करी, तो ये भी वही इस चीज को दोहरा देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जो इनिशियल बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया था वो वर्नर से शुरू किया था, और उसी को वीवीटी ने आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया सो सुनिएगा। इन्होंने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमए। बात तो सही है। अगर कोई लिगेंड जब पास आता है तो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इक्वल किसके होता है, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट होता है, क्लियर है बात, क्लियर है? तो सेंट्रल मेटल एटम जो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब इसके बाद लिखिएगा नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल provided by central metal atom, number of vacant orbital provided by central metal atom equal to coordination number। ये लाइन क्या है? ये लाइन आपको समझ में आता है क्या? इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या कह रहा है? पहला लाइन कह रहा था कि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये सही बात था। फिर कह नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय सीएमए इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये बात सही है क्या? खुद सोचिए, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो आपको रूम खाली चाहिए। अगर रूम जितना खाली होगा उतना ही खाली होगा जितना आपके पास लिगेंड होगा, है या नहीं? आपके पास नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड करता है वो इक्वल किसके रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। भाई सीधी सी बात है ना, आपको 6 रूम चाहिए तो 6 ही ना रूम प्रोवाइड करेगा ये। यस सर। नंबर मतलब लिगेंड मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लो 6 है तो उसको 6 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो प्रोवाइड कौन करेगा, सेंट्रल मेटल एटम।
ये बात तो सही कह रहे हैं वो, सही तो है, ये क्लियर है। अब यही जो सेंट्रल मेटल एटम का जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये पहले ओवरलैप कर जाता है। पहले क्या करता है, पहले ये इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड बनाता है। क्या बनाता है? हाइब्रिड। बात समझते हो आप? तो ये लिखना है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सी में। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा आप। वैकेंट ये वही वाला कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये तो होता था वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सी में। फर्स्ट undergo intermixing undergoes intermixing and form new set of hybrid orbital ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सी में फर्स्ट undergoes intermixing and form new set of हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। जो वैकेंट ऑर्बिटल आपने प्रोवाइड किया ना, वो आपस में मिल जाएंगे, मिलके क्या हो जाएंगे? हाइब्रिड बना लेंगे। अब चौथा पॉइंट कहता है कि जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो ओवरलैप करेगा लिगेंड के साथ। यहाँ पे लिख सर। सकते हैं। हाँ बोलिए। सर ये दूसरा वाला पॉइंट जो समझा रहे थे बस समझा दीजिए फिर से। हाँ फिर समझा देते हैं। पहले चौथा पॉइंट लिख देते हैं। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल must overlap with filled orbital of ligand, या ligand लिख लो, ligand के साथ ओवरलैप करेगा। तब वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ओवरलैप्ड विथ ligand, ऐसे लिख लो। मस्ट वाला कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं, ये लिखो। अब समझो दूसरा पॉइंट आप बोल रहे हैं कैसे हुआ, समझ नहीं आया। दूसरा पॉइंट समझ आता हूँ मैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके 5-6 लोग आ गए आपके पास, तो कितना कमरे खाली करने पड़ेंगे आपको, और एक कमरे में एक ही लोग रहेंगे। जैसे एक कमरा में 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, एक कमरे में 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, इसलिए तो एक कमरे 6 लोग आ गए तो उनका कंडीशन ये है कि हम एक रूम में अकेले रहेंगे। अकेले रहेंगे तो आपको 6 रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। 6 लोगों के लिए 6 रूम प्रोवाइड करना पड़ा। अगर वो लोग 4 होते तो 4 ही रूम प्रोवाइड करना पड़ता। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर सर वो उसके नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उतना प्रोवाइड करेगा सही ऑर्बिटल बात है। ना। अगर आपके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड के लिए 6 रूम चाहिए, कमरे चाहिए, 6 कमरे। और 6 कमरा कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल मेटल एटम ही तो प्रोवाइड करेगा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड करता है जितना कमरा, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर है? उसी तरह से मैंने बोला कि वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सी में फर्स्ट अंडरगो इंटरमिक्सिंग। जो वैकेंट ऑर्बिटल आया, जो कमरे हैं जो वैकेंट है, उनको इंटरमिक्स करके हमको क्या बनाना है? हाइब्रिड बनाना है। और यही हाइब्रिड के साथ लिगेंड ओवरलैप कर जाएगा। अब देखो इससे फायदा क्या मिल गया आपको? इससे फायदा ये मिला कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सीएमए, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे डिवाइड हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। इसी से डिसाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। हाइब्रिड बनेगा तो डिसाइड हो गया ना हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड हो गया तो आपको नहीं लगता है कि ज्योमेट्री डिसाइड हो जाएगा? बोलिए, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड हो गया तो ज्योमेट्री भी डिसाइड होगा? शेप और ज्योमेट्री। सर वही बॉन्डिंग वाला ही चलेगा। हाइब्रिड से, हाइब्रिड जो बनेगा ना उसी से शेप और Yes, sir. ज्योमेट्री आ जाएगा ना। शेप और ज्योमेट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय हाइब्रिडाइजेशन। डिटरमाइंड बाय हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आपके पास एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है और 2 d ऑर्बिटल है। तो आपको क्या लगता है ये सब मिक्स होकर sp3d2 नहीं बना लेंगे? अगर 6 Yes, मिक्स हो sir. जाएंगे तो sp3d2 बना लेंगे। और sp3d2 का ज्योमेट्री आपको पता नहीं है? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है। यस सर। और अगर मान लो एक s और 3 p मिल गए तो वो मिल के क्या बना लेंगे? sp3। और आपको sp3 पता नहीं है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल। तो शेप और ज्योमेट्री कैसे डिटरमाइन हुआ? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। हाइब्रिडाइजेशन निकला, आपको ज्योमेट्री भी मिल गया, ज्योमेट्री भी मिल गया। अब अगला एक लास्ट पॉइंट होता है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है सीएमए का जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। बोलो। Yes, sir.
5 कॉन्फ़िगरेशन में 5 है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 5 हो भी सकता है और 5 नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा लिगेंड के नेचर पे। तो ये लाइन लिख रहा हूँ, पहले लिखिएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन of central metal atom may or may not be same, may or may not be same, may not be same. Number of unpaired electron of CMA may or may not be same, depends on nature of ligand, क्योंकि लिगेंड का नेचर दो तरीके का होता है, एक वीक होता है, एक स्ट्रांग होता है, इसलिए लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ CMA may or may not be same, depends on nature of ligand। ये पूरी कहानी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बात और बता दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर। sp2 है तो कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। ये थोड़ा सा लिख देते हैं एक बार, ट्रायगोनल प्लेनर। sp3 होता है तो कितना क्या होगा बताइए, टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और हाइब्रिडेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, dsp2, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद आता है बेटा sp3d, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये आपने पढ़ा हुआ है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे एक और हाइब्रिडेशन आता है dsp3, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एक होता है d2sp3, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और इसी में एक और होता है sp3d2, ये भी होता है ऑक्टाहेड्रल। बस अभी आज के लिए इतना ही क्लास। नेचर ऑफ लिगेंड अगले क्लास में बताए, और कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो अगले क्लास में बताए। अभी आपको वीवीटी एक बार पढ़ लेना है बस, तो वीवीटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझाएंगे ना, वैसे वैसे समझ में आएगा। और मैंने हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा 2-3 अलग लिखा है। एक dsp2 जो आप पहले नहीं पढ़े होंगे, स्क्वायर प्लेनर होता है, और dsp3 स्क्वायर पिरामिडल होता है, और d2sp3, ये 3 मैंने अलग लिखा है बस। एक यहाँ पे ये है, एक यहाँ पे ये है, और एक यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्लास इसके आगे की कहानी। ओके, मैं अभी नोट्स भेज देता हूँ आपको, देख लीजिए। ओके सर होमवर्क भी इसी में होगा? सर होमवर्क भी, होमवर्क लिख देंगे, अभी होमवर्क लिख के भेजेंगे, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू सर।